हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी तक इस चार्ट को अच्छी प्रकार याद कर चुके हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये चार्ट आपको याद हो गया है और अब आपको ये मालूम है कि हमें किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब लगानी पड़ती है। यह चार्ट आपको पूरा रट गया है और आप इसे बिना देखे लिख कर देख चुके हैं। अब हम आज अगला लेसन सीखेंगे। हमारा अगला लेसन है कैसे हम हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बदल सकते हैं, यानी कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस चार्ट के साथ साथ जो आपने याद किया है, इस चार्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हिंदी वाले वाक्यों की पहचान दी गई है, मतलब हिंदी वाले वाक्यों को हम देख करके ये बता सकते हैं कि वो किस टेंस में है और फिर उसका उसी टेंस में अनुवाद किया जा सकता है। तो यह चार्ट भी, ये दोनों चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये आपको याद हो गया है और इसे भी आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी सेंटेंस पढ़कर ये बता सकें वो किस टेंस में है और फिर उसी टेंस में हम उसका अनुवाद करते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ वाक्य करके बताऊंगा और पहले हम आपको ये हिंदी के पहचान वाले चार्ट को समझा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें हर टेंस के बारे में उसकी पहचान बताई गई है। पहचान का मतलब ये है कि हिंदी वाले वाक्य के अंत में हम देखते हैं कि क्या आया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ वाक्यों के अंत में क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ते हो, ती हूँ, ती हो इत्यादि शब्द आते हैं, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इस प्रकार सभी टेंस की पहचान इस चार्ट में बताई गई है, आप देख रहे हैं। और ये सभी 12 टेंस की पहचान, मतलब वाक्य में, मतलब हिंदी का वाक्य किस तरह से एंड होता है, माने हिंदी के वाक्य के अंत में शब्दों को देख करके हम पहचान सकते हैं कि वो किस टेंस में है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ वाक्यों का अनुवाद करके आपके सामने बताऊंगा ताकि आप उसी प्रकार अनुवाद कर सको। तो इसके लिए हमारे सामने ये कुछ वाक्य हैं जिनका अनुवाद मैं कर रहा हूँ। तो अब पहला जो वाक्य इसमें है, लिखा हुआ है मैं कार चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अंत में इसकी एंडिंग में आया है रहा हूँ। रहा हूँ का मतलब हो गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्रिया का मतलब चलाना है, चला रहा हूँ, चला मतलब क्रिया हो गई और उसमें जो रहा हूँ उसकी एंडिंग है। तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी प्रारंभ में आप अगर आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप यहाँ पर टेंस का नाम लिख लें कि वो किस टेंस में है। तो यहाँ पर हम लिख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आप देख रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने लिख दिया यहाँ पर। अब आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट इज RM वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा मैं कार चला रहा हूं, तो इसमें हो जाएगा आई। अब इजारे में ING लगाना है और चलाने के लिए ड्राइव होता है, ड्राइव माने चलाना होता है, तो हो जाएगा I am ड्राइविंग कार। इस प्रकार से ये इस वाक्य का अनुवाद हो गया। अब अगला वाक्य है मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसकी भी पहचान हम देखेंगे। तो इसकी पहचान जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें भी जो है रहा है, रही है, रही है आ रहा है। वो 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसमें भी रहा हूँ आया हुआ है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, एक टेंस और है जिसमें भी यही पहचान है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हूँ, रहे हो आ रहा है, इसमें भी रहा हूँ आ रहा है ना। तो हमारे सामने अब समस्या ये आ गई कि हम इसको इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में माने या हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में माने।
तो हम इसमें आगे देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है प्लस समय के साथ से दिया रहता है, मतलब इस वाक्य में समय भी आता है और से शब्द भी आता है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब रहा हूँ के साथ साथ 2 घंटे से, 2 घंटा समय हो गया और से आया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें समय के साथ से दिया हुआ है। इसका अर्थ यह हो गया कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, ये वाला टेंस है। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे और इसमें हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सारी क्रियाएं, अर्थात हम इसमें लगाएंगे हैव, हैज, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। मतलब ये हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, और ये हमारा अनुवाद हो गया। इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम भी लगाना पड़ता है। सिंस फॉर का उपयोग आपने कर लिया है, आप जान चुके हो, तो हमने इसमें आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स लिख दिया। अब अगला वाक्य है मैं ये कविता पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुका हूँ अर्थात इसमें चुका हूँ, चुका है आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें चुका है, चुके है, चुका हूँ आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैव या हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा आई हैव रेड, रीड, रेड, रेड, रीड के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, रीड, रेड, रेड, तो और उसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म का। तो आई हैव रेड और दिस वैन, आई हैव रेड दिस पेन, ये इसका अनुवाद हो चुका। अब अगला जो वाक्य है वो है मैं तुम्हारे चाचा से मिल चुका था। चुका था किसमें आता है ये हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चुका था का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, क्रिया प्लस चुका था, चुके थे, चुकी थी, अतः ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट वो है, मतलब ही आएगा, और इसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ही हैड मेट योर अंकल, ये हो गया। वो तुम्हारे चाचा से मिल चुका था, ही हैड मेट योर अंकल, और ये हमारा अनुवाद हो गया। अब इसके बाद अगला है वो हॉकी खेलता है। खेलता है का मतलब ये ता है ते हैं ती हैं पहला ही टेंस है, मतलब इसमें पहला ये ता है ते हैं ती हैं पहला ही टेंस है, अतः हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस यस सब्जेक्ट के अनुसार लगाना पड़ेगा। तो चूंकि ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर हम ही लिखेंगे, ही सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एस बढ़ जाएगा क्रिया में, तो ये हो जाएगा ही प्लेज हॉकी, और ये हमारा वाक्य बन गया ही प्लेज हॉकी। इसी प्रकार वो स्कूल में पढ़ता है, इसमें भी ता है आ रहा है, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका भी अनुवाद इसी प्रकार से हो जाएगा ही रीड्स इन दिस स्कूल, ये हमारा वाक्य बन गया ही रीड्स इन दिस स्कूल। इसी प्रकार वे क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब इसमें आ गया रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आप देख रहे हैं इसमें आता है क्रिया प्लस रहा था, रहे थे, रही थी आता है, अतः ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए होगा इसमें वे का मतलब हो गया दे, तो ये हो जाएगा दे और वर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस में इसका अनुवाद हो गया। अब इसके बाद अगला आ रहा है वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब इसमें रहा था, रहे थे, रही थी आया है, लेकिन इसमें 2 घंटे से समय भी दिया हुआ है। मतलब आपने देखा यहाँ पर रहा था, रहे थे, रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी है, और हम देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा था, रहे थे, रही थी प्लस समय के साथ से दिया रहता है, मतलब ये हमारा वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, क्योंकि रहा था, रहे थे, रही थी के अलावा इसमें समय के साथ से दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा वाक्य हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का।
तो इसमें हम हैड बीन आईएनजी लगाते हैं तो वही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार हमारा ये अनुवाद हो गया। अब ये है वह बाजार जा रहा होगा। रहा होगा, रहे होंगे कहाँ आता है? क्योंकि इसमें गागेगी आया हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से फ्यूचर में होगा। यदि किसी वाक्य के अंत में गागेगी हो तो हमें उसे फ्यूचर में ढूंढना चाहिए। तो हम देखेंगे फ्यूचर में, ये सभी फ्यूचर के टेंस हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस में क्रिया प्लस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आया, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें वो शतरंज खेल रहा होगा, इसमें समय नहीं है, क्योंकि अगर इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे के साथ में समय आ जाता है तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। लेकिन चूंकि समय नहीं दिया है इसलिए हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस ही मानेंगे। इसलिए ये हो जाएगा वो बाजार जा रहा होगा, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो ये हो जाएगा ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ये हो गया हमारा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसके बाद अगला वाक्य भी इसी प्रकार से, वह शतरंज खेल रहा होगा, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो इसको भी हम लिख देंगे ही विल बी प्लेइंग चेस। चेस यानी शतरंज होता है, तो ये हमारा बन गया। लेकिन अब उसके बाद आगे जो वाक्य दिया गया है वह सुबह से शतरंज खेल रहा होगा, मतलब इसमें ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि इसमें रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे के साथ साथ समय के साथ से दिया हुआ है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस। अब सुबह से है तो उसका होगा सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद ये बोलता है वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। चुका होगा हम देखेंगे किस टेंस में आता है। तो चुका होगा, चूंकि गागेगी इसलिए फ्यूचर में ही देखेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पर यहीं पर चुका होगा आया हुआ, मतलब ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, पहुंचने के लिए रीच क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो ये हो जाएगा ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। मतलब हम सीधे ध्यान रखें, यहाँ पर रीच क्रिया के बाद हम सीधे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कोई प्रीपोजिशन बीच में नहीं लगाते हैं। ही विल हैव रीच्ड दिल्ली, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसके बाद अगला वाक्य, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ। आपको मालूम है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये हो जाएगा आई हैव सीन दिस फिल्म। इस प्रकार से इन सभी वाक्यों का अनुवाद हो गया। अब कुछ वाक्य और हैं जिनको हम इनका अनुवाद हम कर लेते हैं। अब ये है वह गृह कार्य कर चुका है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट चुका है आया हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये हो जाएगा ही हैज डन द होमवर्क। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब है वो शाम को क्लब जाता है। ता है, ते है, ती है, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, पहला वाला ही वाक्य है। अतः ये हो जाएगा इसमें ही गोज, चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसमें ऐसे इस लगाना पड़ेगा। ही गोज टू क्लब, शाम को मतलब हो जाएगा इन द इवनिंग। ही गोज टू क्लब इन द इवनिंग, शाम को यानी इन द इवनिंग। सुबह मतलब इन द मॉर्निंग, जब भी सुबह शाम आए तो आप इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग लिखें। अब मैं गरीब लड़कों की सहायता करता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हो जाएगा आई, और चूंकि ये आई के साथ में एसएस नहीं लगाया जाता है तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई हेल्प द पुअर बॉयज।
मतलब मैं गरीब लड़कों की सहायता करता हूँ, ये हो जाएगा। अब इसके बाद 17 में है, मैं स्कूल में पढ़ता था। पढ़ता था मतलब हो गया ताथा तेथे तिथि। ताथा तेथे तिथि चूँकि था आया है इसलिए पास्ट में होगा, तो इसमें पहले में ही हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में ताथा तेथे तिथि बताया गया है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हो जाएगा आई। अब इसके बाद हमको सेकेंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये वाक्य साधारण है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए। रीड, रेड, रेड। रीड के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, उच्चारण में अंतर रहता है। रीड पहला फॉर्म को बोलते हैं और रेड, रेड सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं। तो हो जाएगा आई रेड इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में, ये हो जाएगा। अगला वाक्य है वो मुंबई गया था। गया था मतलब या था आ रहा है इसके एंड में, चूंकि ये भी था है इसलिए ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ये दूसरी वाली पहचान में लिखा हुआ है, क्रिया प्लस या था, ये थी मैंने या था ने गया था, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो हम इसको बनाएंगे ही वेंट टू मुंबई। ही वेंट टू मुंबई। अब यहाँ पर गो के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, गो टू अ प्लेस। ये हमेशा ध्यान रखें कि गो के बाद यदि कोई प्लेस आ रहा है, गो का मतलब यहाँ गो, वेंट, गॉन, गोइंग कुछ भी है, उसके बाद अगर कोई स्थान प्लेस आ रहा है तो वहाँ पर टू लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर टू लगाया गया है। ही वेंट टू मुंबई, तो आपने देखा यहाँ पर, तो ही वेंट टू मुंबई हो गया। अब इसके बाद है वो कविताएं लिखता था। वो कविताएं लिखता था मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ताथा तेथे तिथि आती, जैसे कि यहाँ पर आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा लिखता था मतलब राइट, तो हो गया राइट, रोट, रिटन, मतलब हमको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो ये हो जाएगा ही रोट पोएम्स। पोएम्स यानी कविताएं, और ये हमारा अनुवाद हो गया, हमारा ट्रांसलेशन हो गया हिंदी से इंग्लिश में। अब अंतिम जो वाक्य है वो है वह मुझसे मिल चुका था। चुका था कहाँ पर आता है, अब हम ये देखते हैं। चुका था का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी आता है, तो यहाँ पर इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ही हैड met me, he had met me, मतलब वो मुझसे मिल चुका था। ये होगा मीट, मेट, मीट माने मिलना, और उसका मीट, मेट होता है सेकेंड थर्ड फॉर्म, तो ही हैड मेट मी, वो मुझसे मिल चुका था। इस प्रकार से इसी तरीके से हम हिंदी वाले वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। दिस इज़ हाउ वी ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंस इन इंग्लिश। और आपको आगे की एक्सरसाइज करना है, इसमें जो आपको मिलेंगी, जैसे आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से ये एक्सरसाइज है, पहली आपको जो करना है इसको आप करें, फिर इसके बाद एक और एक्सरसाइज है उसको करें। तो पहले आप इसको करें इस एक्सरसाइज को, इसके बाद फिर मैं इसके लिए आपको फिर से समझाऊंगा कैसे करना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप ये वाली एक्सरसाइज करें, मैं समझता हूँ आपसे पूरी तरह से बन जाएगी। इसमें ध्यान रखें इसके बगल में मीनिंग जो भी कठिन शब्द हैं उनकी इंग्लिश दी गई है, ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो और आप आराम से उसी में देख करके मीनिंग और आप सीधे अनुवाद कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पहले आप हिंदी वाले वाक्य लिखें जैसे इसमें लिखे गए थे, और उसके नीचे यहाँ जगह छोड़ दें और यहाँ पर पहले टेंस पहचान कर लिख लें और फिर अनुवाद करें, तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। और अगर आप सीधे कर सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस कमज़ोर है तो पहले आप वाक्य के बाद यहाँ जगह छोड़ दें और यहाँ इसके बगल में पहले टेंस का नाम पहचान करके सभी वाक्यों के टेंस पहचान कर उसका नाम यहाँ लिख दें और फिर इसके बाद अनुवाद करें, तो आपसे जल्दी बन जाएगा। मैं समझता हूँ आप 100% एक्यूरेसी के साथ में, 100% एक्यूरेसी के साथ में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.